सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सांजार पर कत्ल के इल्जाम को लेकर सुल्तान मलिक शाह और हाजी निजामुल मुल्क बड़े ही परेशान हैं और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क से होती है, जो कि सुल्तान के दरबार से निकलने के बाद अपने एक वफादार सिपाही को बुलवाते हैं और इससे कहते हैं फौरी तौर पर सांजार के पास जाओ, वो शलमजार जा रहा है, उसे यहाँ की सूरत हाल के बारे में आगाह करो। अब तमाम तीरों का रुख उसकी तरफ है, जब वो यहाँ आएगा तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसे हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, चलो फौरन जाओ। सिपाही फौरन हाजी के हुक्म पर यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि फिर शलमजार में सिपाही अरसलान ताश दिखाया जाता है, जो कि जख्म भरने के लिए सूप पी रहा होता है। लेकिन अरसलान ताश इस सूप को पीकर बड़ा लुत्फ लेता है, लेकिन फिर वो उदास हो जाता है। इतने में सांजार भी यहीं पर पहुंच जाता है। सांजार अरसलान ताश को थपकी देता है और इसके सामने बैठकर इससे कहता है, तुम्हारा जख्म कैसा है, क्या तुम ठीक हो? अरसलान ताश कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सांजार कहता है, लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, बताओ क्या बात है, क्या सब ठीक है? अरसलान ताश कहता है, मेरा एक छोटा भाई था, हम एक साथ गलियों में दौड़ते और खेलते थे। जब हम गिरते और जख्मी होते थे तो मेरी माँ उस दर्द को दूर करने के लिए शरबत बनाती थी, जो हम पीते थे। जब मैंने इस शरबत को चखा और इसकी खुशबू सूंघी तो मुझे उनकी याद आ गई। ऐसा लगा जैसे मेरी अम्मी दोबारा अपने शिफा बख्श हाथों से मुझे छू रही हैं। जब मुझे इनकी याद आती है मेरे जख्म का दर्द खत्म हो जाता है। सांजार कहता है, अगर तुम उन्हें इतना याद करते हो तो उन शिफा बख्श हाथों को हकीकत में छूना चाहिए, हम उन्हें और तुम्हारे भाई को अपने कबीले में ला सकते हैं। अरसलान ताश कहता है, वो नहीं आ सकते। सांजार कहता है, क्या वो मर चुके हैं? अरसलान ताश कहता है, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें बहुत अरसे से नहीं देखा है, मैंने हर किसी से पता लगाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे वो नहीं मिल पाए। अब मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है और क्या वो मुझे भूल तो नहीं गए। सांजार ये सुनकर उदास हो जाता है, जबकि अरसलान ताश कहता है, सांजार अब चलो यहाँ से चलते हैं और जाकर मुकद्दस इमानतों को उनके हवाले करते हैं, हमें सुल्तान मुअज्जम को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अरसलान ताश फिर अपने दोनों कुल्हाड़े बिस्तर से उठाता है और अपनी म्यान में रखता है, जबकि सांजार अरसलान ताश को सहारा देकर ऊपर उठाता है और फिर दोनों सिपाही यहाँ से चलने के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल में फिरदौस खादमा दिखाई जाती है, जो कि परेशानी के साथ तर्कन खातून के पास आती है और कहती है, गौहर खातून बेहोश हो गई हैं और वो बेहोशी में चराग कह रही हैं। अब मलिक तापार इनसे मिलने जा रहे हैं। तर्कन खातून परेशानी से कहती हैं, जल्दी से सफेरिया खातून के कमरे में जाओ और उस चराग को हटा दो, अगर तापार को पता चल गया तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। फिरदौस कहती है, लेकिन बेगम साहिबा तबीबा वहाँ पर मौजूद है, उसे वहाँ से निकलने में वक्त लगेगा और वो मेरी बात नहीं मानेंगी। तर्कन खातून फिर खुद परेशानी के साथ सफेरिया खातून के कमरे की तरफ रवाना हो जाती हैं। इतने में दोस्तों दूसरी जानब गौहर खातून को भी होश आ जाता है और वो उठते साथ एल्चिन खातून को पुकारती हैं, जबकि एल्चिन खातून कहती हैं, क्या आप ठीक हैं गौहर खातून? आपने तो हमें खौफजदा कर दिया था, बताएं क्या हुआ था? गौहर खातून उठती हैं और कहती हैं, बहुत खराब सूरत हाल है, मुझे तापार से बात करनी होगी। इतने में दोस्तों मलिक तापार भी कमरे में दाखिल होते हैं और परेशानी से कहते हैं, गौहर जैसे ही मुझे खबर मिली मैं उसी वक्त यहाँ पर आ गया हूँ, क्या तुम ठीक हो? गौहर खातून कहती हैं, सफेरिया खातून के कमरे के चरागों में कुछ गड़बड़ है, खातून अम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। मलिक तापार कहता है, किस चीज ने तुम्हें ये सोचने पर मजबूर किया है, क्या तुमने कुछ देखा है? गौहर खातून कहती हैं, जब मैं खातून अम्मी के कमरे में थी तो मुझे चराग में से किसी चीज की बहुत बदबू आ रही थी, इन चरागों में ऐसा कुछ है जो लोगों को बीमार कर रहा है। एल्चिन खातून फिर कहती हैं,
अगर इन चिरागों में कुछ है तो इसका मतलब है कि महल में कोई गद्दार है जो शाही खानदान के लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। हमें इन चिरागों का फौरी तौर पर जायजा लेना होगा मलिक तापार। दोस्तों, मलिक तापार ये सुनकर बड़ा ही परेशान होता है और कहता है, फिक्र मत करो गैवहर, मैं जाती तौर पर तफ्तीश करूंगा, लेकिन तुम्हें आराम करने की जरूरत है। फिर दोस्तों गैवहर खातून मलिक तापार को रोकती हैं और कहती हैं, मैंने सफेरिया खातून के बीमार होने से पहले टैरकन खातून को इनके कमरे से निकलते हुए देखा था। एहसन भी इनके कमरे में बीमार हो गई थी। इन चिरागों में जहर है। मलिक तापार ये सुनकर बड़ा परेशान होता है और सफेरिया खातून के कमरे की तरफ चल पड़ता है और एल्चिन खातून भी इनके साथ मौजूद होती हैं। लेकिन दोस्तों इसी दौरान सफेरिया खातून के कमरे में मौजूद तबीबा गैवहर खातून के पास आती हैं, जिन्हें टैरकन खातून खुद यहाँ पर भेजती हैं। मुआलजा गैवहर खातून से कहती हैं, मैंने सुना है कि आपको होश आ गया है, इसीलिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपका मजीद मुआयना करना चाहती हूँ। गैवहर खातून तबीबा को इजाजत दे देती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब शलमजार दिखाया जाता है, जहाँ अरसलान ताश दारुल शिफा के बाहर मौजूद इंतजार कर रहा होता है और इसी दौरान सांजार और अरसलान ताश भी यहीं पर पहुंच जाते हैं। सांजार आते साथ बोस्कोश से कहता है, हम फौरन इस्फहान जाएंगे, सुल्तान मुअज्जम मुकद्दस इमानतों के मुंतजर हैं, चलो। सांजार आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में अमीर अल्तबर भी यहीं पर पहुंच जाते हैं और सांजार से कहते हैं, हमें मालूम हुआ है कि तुमने मुकद्दस इमानतों को हासिल कर लिया है और जिसने मेरी बेटी को अगवा किया था तुमने उस काफर से भी निमट लिया है। मैं तुम्हें सराहता हूँ। सांजार अपना सर हम करता है और कहता है, लेकिन हमारे सुल्तान मुअज्जम आपको सराहेंगे अमीर अल्तबर। हम आपके तावन से ही किले में दाखिल हुए थे। अब मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा मुझ पर एतमाद करेंगे। अमीर अल्तबर ये सुनकर थोड़े परेशान होते हैं और अपने रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। जबकि फिर एक सल्जूक फौजी सांजार के पास आता है और इसे एक खबर देता है। खबर देकर ये सिपाही फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है। जबकि सांजार फौरन ये मकतूब खोलता है और इसे पढ़ता है। इसे पढ़ने के बाद सांजार बड़ा ही परेशान हो जाता है। जबकि अरसलान ताश कहता है, क्या बात है सांजार? सांजार कहता है, दुकास की बीवी का कत्ल हो गया है और लोग समझते हैं कि इसके कत्ल में मेरा हाथ है। इतने में दोस्तों तूरना खातून भी दारुल शिफा से बाहर आ जाती हैं। जबकि पास ही खड़ा सांजार कहता है, बाज़ंतीनी एल्ची और ईसाई लोग सुल्तान मुअज्जम पर दबाव डाल रहे हैं कि वो मुझे गिरफ्तार करें। बोस्कोश कहता है, ये तो खुल्लम खुल्ला बहतान है, तुम इस्फहान में भी नहीं थे, इसमें तुम्हारा हाथ कैसे हो सकता है? सांजार कहता है, मामला ये नहीं है कि उसमें मेरा हाथ है या नहीं, वो तो बस दुकास के कत्ल के मामले को भड़काना चाहते हैं। वो ईसाई लोगों को तहश में लाकर मुझे सुल्तान मुअज्जम के सामने फेंकना चाहते हैं। तुरना खातून ये सुनकर बड़ी परेशान होती हैं और फौरन सांजार के पास आती हैं। जबकि सांजार कहता है, अगर मैं महल जाता हूँ तो हो सकता है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। ये सुनकर तुरना खातून परेशानी में फौरन पीछे से आवाज लगाती हैं, सांजार तुम किस गिरफ्तारी की बात कर रहे हो? सुल्तान मुअज्जम तुम्हें क्यों गिरफ्तार करेंगे? सांजार कहता है, वो एक एक करके मुझ पर कत्ल की तोहमत लगा रहे हैं। तुरना खातून कहती हैं, तो अगर तुम महल में जाओगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो फिर तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए सांजार। अरसलान ताश कहता है, तुरना खातून सही कह रही हैं सांजार, मुकद्दस इमानतों को हम वहाँ पर ले जाएंगे, तब वो हमें गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। फिर तुरना खातून कहती हैं, सांजार खुद को इनके जाल में ना फंसाओ। सांजार कहता है, जो जाल वो चाहते हैं वो बिछा लें। मैंने तो सुल्तान मुअज्जम से वादा किया था कि मैं मुकद्दस इमानतों को खुद इनके हवाले करूंगा। मैं अपना सर उठाकर वहाँ पर जाऊंगा। तुरना खातून कहती हैं, अगर तुम इस बोहतान को साफ ना कर सके तो फिर क्या होगा? अगर तुम्हें नाहक सजा दी गई तो फिर क्या होगा सांजार? बताओ मुझे। सांजार कहता है, मैं रियासत के इंसाफ के लिए ये कदम उठा रहा हूँ जिस पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। मैं इस बोहतान के खिलाफ वहाँ पर जाऊंगा और मुझे यकीन है कि इंसाफ होगा। पहले मैं मुकद्दस इमानतों की वजह से वहाँ नहीं गया था, लेकिन अब हमने मुकद्दस इमानतों
अमानतों को भी बचा लिया है। अब वहाँ ना जाने का मतलब बुज़दिली है, और अगर इन लगड़ बग्गों ने जाल बिछाया है तो हमें भेड़ की तरह भागना नहीं बल्कि भेड़िए की तरह मुकाबला करना है। ये कहकर सांजार यहाँ से चल पड़ता है, जबकि तूरना खातून की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बड़ी ही परेशान होकर वापिस दारुल शिफा की तरफ चल पड़ती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल में सफेरिया खातून का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ तैरकन खातून आती हैं और इनके आगे एक मुआलिजा सफेरिया खातून को दवा पिला रही होती हैं। तैरकन खातून फौरन सफेरिया खातून के पास आती हैं और तबीबा से कहती हैं, आपका कितना काम बाकी रह गया है, कमरे में रहकर सफेरिया खातून को ज्यादा मत थकाओ। तबीबा कहती हैं, दवाएं देने के बाद मैं इनका मुआयना करूंगी और इसमें कुछ वक्त लगेगा। दोस्तों ये सुनकर तैरकन खातून दिल ही दिल में कहती हैं, कमबख्त, मुझे फौरी तौर पर चराग को हटाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन कैसे? तैरकन खातून फिर जहरीले चराग की तरफ देखती हैं, लेकिन बाहर राहदारी में मलिक तापार एल्चिन खातून के हमरा फौरन सफेरिया खातून के कमरे की तरफ आ रहा होता है, जबकि इधर तैरकन खातून कमरे के अंदर बड़ी ही परेशान दिखाई जाती हैं। इतने में मलिक तापार कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है। मलिक तापार गैवहर खातून की खादमा को हुक्म देता है, कमरे में से तमाम चरागों को इकट्ठा करो, मैं एक एक करके इनकी जांच करूंगा। खादमा आगे बढ़ती हैं और सारे चराग निकाल कर इन्हें जमा करती हैं, जबकि तैरकन खातून कहती हैं, क्या बात है मलिक तापार, क्या कोई मसला है? एल्चिन खातून कहती हैं, गैवहर खातून बीमार हो गई हैं और हमें इन चरागों पर शक है जो उनकी बीमारी का सबब बने हैं। तैरकन खातून कहती हैं, चरागों पर? वो कैसे? मलिक तापार कहता है, गैवहर इस कमरे में दाखिल होने से पहले बिल्कुल ठीक थी। इतने में दोस्तों खादमा जहरीला चराग भी उठा लेती हैं, जबकि मलिक तापार कहता है, पहले सफेरिया खातून फिर एहसन और अब गैवहर, जाहिर है कि कमरे में कुछ तो गलत है। तैरकन खातून हैरानगी से कहती हैं, गलत? लेकिन गलत क्या हो सकता है? मैं भी हर वक्त इस कमरे में आती जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मलिक तापार कहता है, हम तहकीकात करेंगे और पता लगाएंगे, अगर गैवहर का शक सही साबित हुआ तो मैं इन लोगों को जाती तौर पर सजा दूंगा जिन्होंने ऐसा किया है। तैरकन खातून गरूर के साथ अपना सर हिलाती हैं, जबकि मलिक तापार का वफद कमरे से रवाना हो जाता है। दोस्तों कमरे से निकलते वक्त फिरदौस खादमा सारे चराग जाते हुए देखकर चौंक जाती हैं और कहती हैं, लगता है कि तैरकन खातून इन्हें हासिल नहीं कर सकी। इतने में दोस्तों तैरकन खातून भी कमरे से बाहर आती हैं और फिरदौस हकलाती हुई कहती है, तैरकन खातून, उन्होंने सारे चरागों को इकट्ठा कर लिया है, अब हम क्या करेंगे? वो जान जाएंगे कि इसके पीछे हम थे। तैरकन खातून कहती हैं, फिक्र ना करो, इन्हें पता नहीं चलेगा, वो कभी नहीं जान पाएंगे। तैरकन खातून फिर अपनी बाजू से जहरीला चराग निकालती हैं और फिर दोस्तों फिरदौस हैरानगी से कहती है, चराग, आपने ये कैसे किया बेगम साहिबा? तैरकन खातून मुस्कुराती हैं और फिर माजी का वक्त दिखाया जाता है, जब तैरकन खातून कमरे में मौजूद होती हैं और जानबूझकर तबीबा का दवाइयों वाला बैग नीचे गिराती हैं। तबीबा फौरन मुड़कर पीछे देखती हैं, जबकि तैरकन खातून कहती हैं, हाय, गलती से मेरा हाथ लग गया है। तबीबा कहती हैं, कोई बात नहीं खातूने अव्वल। तबीबा फिर फौरन अपनी चीजें उठाना शुरू कर देती हैं, जबकि तैरकन खातून इसी का फायदा उठाकर फौरन चराग निकालकर इसे अपने पास रख लेती हैं और इसकी जगह दूसरा चराग सफेरिया खातून के पास रख देती हैं। तैरकन खातून फिर फिरदौस से कहती हैं, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं चाहूं और हासिल ना कर सकूं, अब फौरन इस चराग को जाया कर दो। तैरकन खातून जहरीला चराग फौरन फिरदौस खादमा को देती हैं और फिरदौस यहाँ से चली जाती है, जबकि तैरकन खातून इस पर बड़ी ही गरूर करती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब सुल्तान मलिक शाह दिखाए जाते हैं, जो कि एक ताजर के भेस में हाजब कामच के हमरा इस्फहान बाजार में आते हैं। इस दौरान कामच कहता है, हम ईसाई लोगों के बाजार में क्यों आए हैं सुल्तान? सुल्तान कहते हैं, ताकि इनकी बेचैनी की वजह इनके मुंह से सुन सकें, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा।
सुल्तान फिर अपने एक अफसर को देखते हैं जो कि बहस करके एक ताजर से टैक्स वसूल करता है। फिर सुल्तान मलिक शाह इस अफसर के जाने के बाद ताजर की दुकान पर आते हैं और इसे सलाम करते हैं। सुल्तान मलिक शाह एक सेब उठाते हैं, जबकि दुकानदार कहता है, खुशामदीद जनाब, ये इस्फहान के सेब हैं, इनका यही मौसम है। सुल्तान कहते हैं, वाकई में इनकी खुशबू तो पूरे बाजार में फैली हुई है, मुझे ये 10 दिरहम के दे दो। दुकानदार खुशी खुशी सेब एक बोरी में डालना शुरू कर देता है, जबकि सुल्तान कहते हैं, महसूलात इकट्ठे करने वाले अफसर से तुम क्यों बहस कर रहे थे? क्या रियासत ज्यादा महसूलात मांग रही है? दुकानदार कहता है, नहीं नहीं सरदार, सुल्तान मलिक शाह का शुक्रिया जो हमेशा से इंसाफ पसंद रहे हैं। हमारा मसला तो कुछ और है। पहले हमारे शाह बंदर और अब उनकी बीवी को कत्ल कर दिया गया है और कातिल रियासत का हसूसी सिपाही है, लेकिन इसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। फिर दोस्तों साथ वाला एक ताजर कहता है, मैं सुल्तान मलिक शाह के इंसाफ की वजह से बाज़ंतीन में अपना घर छोड़कर यहाँ आया था। अगर वो इंसाफ का मुजाहिरा नहीं करते तो हम फिर इस सरजमीन में क्यों रहेंगे? फिर पहले वाला दुकानदार कहता है, सुल्तान मलिक शाह इंसाफ के मामले में मुसलमानों और ईसाइयों में फर्क नहीं करते, लेकिन अगर वो कातिल पकड़ा नहीं जाता तो ईसाई लोग सुल्तान से उम्मीद खो देंगे। दूसरा दुकानदार कहता है, जब तक सुल्तान मलिक शाह इसका फैसला नहीं करते हम समझेंगे कि वो अपने आदमियों की हिफाजत कर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि उन्हें ईसाई लोगों की कोई परवाह नहीं है। सुल्तान कामच को इशारा करते हैं और कामच दुकानदार को 10 दिरहम देकर इससे सेब लेते हैं। फिर सुल्तान मलिक शाह दुकानदार से कहते हैं, सुल्तान मलिक शाह का इंसाफ जाहिर होगा, आप लोग फिक्र ना करें, सलामत रहें। ये कहकर सुल्तान मलिक शाह यहाँ से चल देते हैं, जबकि रास्ते में कुछ बच्चे सुल्तान से टकराते हैं और सुल्तान खुशी के साथ कहते हैं, रुको जरा, ये लो। सुल्तान फिर सब सेब बच्चों में तकसीम कर देते हैं और ईसाई बच्चे खुश होकर वापस लौट जाते हैं। सुल्तान कहते हैं, कामच, हमें हमेशा यकसा इंसाफ फराहम करने की जरूरत है। हर एक को हमारे इंसाफ से इन बच्चों की तरह खुश होना चाहिए। अगर हम इनसे महसूलात ले रहे हैं तो हम इनके अमन और तहफ्फुज के जिम्मेदार हैं। जब हम महल में पहुँचेंगे तो हुक्म दो कि जब तक दुकास का मामला हल नहीं हो जाता और अमन बहाल नहीं हो जाता हम ईसाइयों से कोई महसूलात नहीं लेंगे। अजब कमच कहते हैं, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। लेकिन सुल्तान मुअज्जम, आपने सांजार का क्या सोचा है? सुल्तान कहते हैं, एक तरफ उसकी अच्छी हिदमात हैं और दूसरी तरफ उस पर इल्जामात हैं। हमें अपने इंसाफ के तराजू को इस कदर हसास बनाना होगा कि कुछ गलत ना हो। ये कहकर सुल्तान मलिक शाह महल की तरफ चल देते हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब बाशोलो खातून दिखाई जाती हैं, जो कि इस्फहान के रास्ते में अपने बेटे से मिलने के लिए खड़ी होती हैं। और इसी दौरान सांजार अपने बहादुर सिपाहियों के हमरा इमानतें लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों आगे अपनी वालदा को देखकर सांजार परेशानी से अपने घोड़े से उतरता है और इनके पास आता है। सांजार कहता है, अम्मी जान, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाशोलो खातून कहती हैं, जो हुआ है मैंने सुना है बेटा, कुछ सही नहीं लग रहा। तुम पर तोहमतें लगाई जा रही हैं। मुकद्दस इमानतों को अपने बहादुरों को दो ताकि वो इसे महल लेकर जा सके, लेकिन तुम महल ना जाओ बेटा। सांजार कहता है, फिक्र ना करें अम्मी, क्या मैं कोई मुजरिम हूँ जो मैं भाग जाऊंगा? मुझे सुल्तान मुअज्जम के इंसाफ पर पूरा एतमाद है, आपको भी ये मालूम होना चाहिए। बाशोलो खातून कहती हैं, उन्होंने तुम पर बहुत से इल्जामात लगाए हैं बेटा, कौन जानता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए कौन कौन से जाल बिछाए हैं। सांजार कहता है, अगर वहाँ कोई जाल है तो अल्लाह की मदद से हमारे पास सारे जालों को तोड़ने की ताकत मौजूद है, आप परेशान ना हो अम्मी। बाशोलो खातून कहती हैं, जब तुम इन सब इल्जामात के खिलाफ लड़ रहे हो तो मैं कैसे परेशान ना हूँ बेटा। हाथ पर हाथ धर कर मैं कैसे तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ, ना जाने तुम्हारे साथ क्या हो
होगा। सांजार एक नजर अपने बहादुरों को देखता है, जबकि बाशोलो खातून कहती हैं, अगर तुम्हारे बाबा ये जाने बगैर तुम्हें गिरफ्तार करते हैं कि तुम इसके बेटे हो, और अगर उन्होंने तुम्हारे बारे में कोई सख्त फैसला किया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी बेटा। सांजार कहता है कि आप मेरे बाबा को मुझसे ज्यादा नहीं जानती, क्या वो इंसाफ नहीं करते, क्या वो इस मर्तबा भी एक जैसा इंसाफ नहीं करेंगे, चाहे वो जानते हो कि मैं इनका बेटा हूँ या चाहे वो ना जानते हो। बाशोलो खातून अपना सर हिलाती हैं, जबकि सांजार कहता है, फिर आप क्यों परेशान हैं, ना ही मैं मुजरिम हूँ और ना ही मेरे बाबा ना इंसाफी करने वाले हैं। बाशोलो खातून कहती हैं, काश ये मसला तुम दोनों का होता, मैं महल की साजिशों और चालों को बेहतर जानती हूँ। उन्होंने मुझ पर जासूसी की तोहमत लगाकर बाहर निकाला और अब वो तुम्हारे खिलाफ भी साजिशें कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी तकलीफ से गुजरो जिससे मैं गुजरी हूँ। सांजार कहता है, अगर मैं ना गया तो उनके जाल में फंस जाऊंगा अम्मी, अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मैं इन्हें वही दूंगा जो वो चाहते हैं। मैंने वादा किया था कि मुकद्दस इमानतों को वापस लाऊंगा और मैं इन इल्जामात के खिलाफ साबित कदम रहूंगा। आपके बेटे को यही करना है। बाशोलो खातून अपना सर खम करती हैं, जबकि सांजार यहाँ से रवाना हो जाता है। और दोस्तों, यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।